नाज़रीन, आपका फिर एक बार इस्तकबाल है हम बदलेंगे देश बदलेगा के इस प्रोग्राम में। पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे डॉक्टर सैयद जफर महमूद साहब से। जफर महमूद साहब फिर एक बार हमारे साथ मौजूद हैं और हम आज बात करेंगे वक्फ पर, वक्फ प्रॉपर्टीज पर। जफर महमूद साहब, आपका फिर एक बार इस्तकबाल है हम बदलेंगे देश बदलेगा के इस प्रोग्राम में। वक्फ की जो प्रॉपर्टीज हैं किस तरीके से असाइन हुई थी? नहीं, ये तो वक्फ इंडिविजुअल ने वक्फ किया है। इंडिविजुअल वक्फ? हाँ जी, ये सब इंडिविजुअल वक्फ हैं। हाँ। मसलन मेरे पास एक प्रॉपर्टी है। हाँ। अब मैं चाहता हूँ कि उसका इस्तेफादा आगे की जनरेशन तक चलता रहे, ज़रूरतमंद लोगों को। हाँ। तो मैं उसको अल्लाह के नाम वक्फ कर देता हूँ। तो डिफरेंट लोगों की कई जगह से जी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज एक जगह इकट्ठी हुई। मैं एक जगह कहीं इकट्ठा नहीं हुई। तो जहाँ है वहीं है प्रॉपर्टी। लेकिन एक बॉडी बन गई, उनका निज़ाम बना दिया, एक बॉडी बन गई। बाद में एक्ट बन गया, उसके हिसाब से गवर्न होने लगी। फिर उसमें कमी बेशी थी कुछ, तो वो फिर 1995 में दूसरा एक्ट बनाया, अमेंडमेंट करके बनाया गया। इस वक्त वो चल रहा है जी। लेकिन ये कि जैसा कि आपने खुद भी पढ़ रखा, सचर कमेटी ने आदादुशुमार पहली बार दिए हैं जी। उसमें यह है कि 5 लाख वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, उससे ज़्यादा ही हैं 5 लाख से। एक्चुअली 4,90,000 उसमें लिखी हुई हैं, लेकिन उस वक्त तक कुछ स्टेट्स की फिगर नहीं आई थी। अच्छा। तो वो भी आप जोड़ लें, 5 लाख के ऊपर है वक्फ प्रॉपर्टीज़। तो एकरेजेस में कितने होंगे वो? 6 लाख एकड़ ज़मीन। तो इसकी जो टोटल वैल्यू है 6 लाख एकड़ ज़मीन की, जो कि 2006 में सच्चर कमेटी ने आंकी थी, वो थी 1,20,000 करोड़ रुपए। 1,20,000 करोड़ रुपीस। लेकिन ये कि अफसोस की बात यह है कि पूरे मुल्क से सारे औकाफ मिला करके सालाना आमदनी उस वक्त 163 करोड़ रुपए सिर्फ निकली। 1% से भी बहुत कम। तो ये तो बिल्कुल मजाका खेज बात है जी। तो सच्चर कमेटी ने कहा कि भाई इसके अंदर 2 खराबियां हैं जी, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। एक तो कानून गलत है, कानून में जगह जगह खराबियां हैं। खाली वक्फ एक्ट नहीं, दूसरे एक्ट्स में भी तरमीम होनी पड़ेगी वक्फ के ताल्लुक से। और दूसरी बात ये कि एडमिनिस्ट्रेटिव टोनिंग अप की ज़रूरत है। सच्चर कमेटी और बाद में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी बैठी। सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी थी नवंबर 2006 में जी, और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ्स उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी फरवरी 2008 में जी। उन दोनों ने मिल करके और एक दूसरे जॉइंट जेपीसी ने जो है और मजबूती दी सच्चर कमेटी को। तो उसके बाद जो सारे रिकमेंडेशन दिए थे उसके लिए तय हुआ था कि अब एक नया वक्फ बिल बने, अमेंडमेंट बिल। वो पार्लियामेंट में आया, वो पार्लियामेंट में आ गया 2010 में मई में आ गया जी। लेकिन ये कि वो आनन फानन में पास भी हो गया। हाँ, ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, आँख झपकते हैं पास हो गया। जो रिकमेंडेशंस थे सुनिए सच्चर कमेटी के, उसका हाँ, उसके साथ उसमें हालांकि उसमें वजीर मौसूफ ने ये कहा इंट्रोड्यूस करते वक्त कि सच्चर कमेटी और जेपीसी की जो सिफारिशात हैं उन्हीं के रोशनी में हम ये बिल लाएं। लेकिन बाद में जब बिल हुआ और आनन फानन पास भी हो गया, उस वक्त जब राज्यसभा के पास पहुंचा तब फिर उम्मत मिल्लत जगी कुछ। हमने खुद ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया में उसके ऊपर तकरीबन 200 घंटे लगाए। आपने खुद? या मैंने खुद एनालाइज किया ज़ाती तौर के ऊपर जी, और उसको कंपेयर किया कि सच्चर कमेटी और जेपीसी और इन दोनों के मुकाबले में क्या क्या छूट गया मामला यहाँ जी। और इसमें ये भी मैंने आरटीआई में हासिल कर लिया था सब मिनिस्ट्री से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कि साहब आपके इसमें से हर एक इश्यू के ऊपर जो कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उन्होंने क्या क्या कहा तब भी देख लिया। और बाद में ये कि आया क्या और क्या नहीं आया, तो पता ये चला कि 20 बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशंस जो थे वो आए नहीं, गायब हो गए इसमें से जी। हाँ, तो उसकी वजह से जो क्रक्स था, जो मेन थ्रस्ट था टोनिंग अप का, लीगल टोनिंग अप का, वो ख़त्म हो गया उसका। मैं समझता हूँ एक ऐसा उसमें रिकमेंडेशन था जिसमें गवर्निंग मॉनिटरिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ सर्विसेज के लोगों को अपर पोस्ट में अपॉइंट करने की रिकमेंडेशन थी, जिसके लिए अलग एक एग्जामिनेशन के थ्रू, जैसे यूपीएससी का होता है वैसे बॉडी करता हूँ। उसमें ये था कि 28 वक्फ बोर्ड हैं जी, और वक्फ बोर्ड में काम कौन करता है 8 घंटे 9 घंटे रोज बैठ करके? सीईओ, वही संभालता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और एक्ट में भी लिखा हुआ है कि कोई भी ऑर्डर किसी भी वक्फ बोर्ड का इम्प्लीमेंट होगा ही नहीं जब तक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के साइन से वो ना निकले। आज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग
कि जब सच्चर कमेटी ने और जेपीसी ने गौर किया तो पता ये चला कि कानून में सिर्फ इतना लिखा है कि सीईओ जो है वो मुसलमान होगा, बस। सन 54 से ही लिखा में कुछ लिखा हुआ नहीं, कुछ नहीं। क्वालिफिकेशन के बारे में, उसका गवर्नमेंट में क्या लेवल होगा, कुछ भी नहीं। अब ये है कि जो गवर्नमेंट में ऑफिसर्स हैं उसमें से आपको अभी बात हो ही चुकी, 2.5% से ज्यादा मुसलमान है नहीं, तो मिलते ही नहीं। उसमें भी एक सर्टेन लेवल का ऑफिसर चाहिए जी, सच्चर का, उसके लिए सीईओ की पोस्ट के लिए, इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए। तो तमाम चीफ मिनिस्टर्स ने जेपीसी को बताया जी कि साहब हमारे पास मुसलमान ऑफिसर होते ही नहीं, इस वजह से दिक्कत आती है। और यही सच्चर कमेटी ने भी मालूमात की, तो सब स्टेट से मालूमात कर ली। बाद में 2011 में ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में सारे वक्फ बोर्डों से फिर पूछा कि साहब पिछले 10 साल में आपके यहाँ कौन कौन सीईओ रहे हैं और उनकी क्या तालीमी लियाकत रही है जी, क्या लेवल रहा है जी। तो अब उसके पता ये चला कि 98 ऐसी पोजीशंस रहीं 89 10 साल में। हाँ। 28 वक्फ बोर्डों में 98 लोगों ने काम किया जी। उस 98 में से 3 जो थे वो गवर्नमेंट ऑफिसर थे, बाकी 3 या 5 लोग और थे जिनके पास एडिशनल चार्ज था। एडिशनल चार्ज में आदमी काम नहीं करता, अपना काम करता रहता, 8 घंटे वाला, इफेक्टिव नहीं रहता। बाकी 91 लोग जो थे वो कौन कौन थे सुन लीजिए। जानवरों का डॉक्टर, अच्छा, और साहब रिटायर्ड प्राइमरी स्कूल का टीचर, रिलेटेड कोई नहीं, सब्जेक्ट रिलेटेड कोई नहीं। और लेवल देखिए आप, जी हाँ, जिसको कि गवर्नमेंट का जो ऑफिसर है सेक्रेटेरिएट में जो बैठा हुआ है, डिप्टी सेक्रेटरी वगैरह, वो उसको खातिर में लाएंगे ही नहीं। जफर महमूद साहब, इस बात को गुफ्तगू को हम आगे जारी रखेंगे। नाजरीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम अभी लौट कर आते हैं। नाजरीन, आपका फिर एक बार इस्तकबाल है हम बदलेंगे देश बदलेगा पर। हम ब्रेक पे जाने से पहले जफर महमूद साहब, मैं आपको रोका था, आप मुझे बताइए कि इफेक्टिवनेस, अगर वक्फ प्रॉपर्टीज़ को सही तरीके से कंट्रोल मॉनिटर किया जाए, उसको इफेक्टिवली बेनिफिशियल बनाया जाए, उसके लिए ज़रूरी होगा कि अच्छे स्तर के ऑफिशियल्स हो। चूँकि गवर्नमेंट में ऑफिसर्स मुसलमान हैं ही नहीं, और ये कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए, सिर्फ औकाफ के लिए नहीं है, ये आप समझ लें। 1863 से ये कानून है कि हर मजहब का के जो भी एंडाउमेंट्स होंगे, उनके टेम्पल मंदिर वगैरह होंगे, उनकी देखभाल करने के लिए जो लोग रखे जाएंगे गवर्नमेंट के, वो उसी मजहब के होंगे, बेशक। और लिहाजा ये कि तकरीबन 12-13 स्टेट्स में कानून बने हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है कि हिंदू मंदिरों और उनके एंडाउमेंट्स की देखभाल के लिए ये असिस्टेंट कमिश्नर, ये डिप्टी कमिश्नर, ये काडर सब बनाए जा रहे हैं। और हर साल, इस साल भी हुआ है, पब्लिक सर्विस कमीशन जो स्टेट गवर्नमेंट का, उसके थ्रू सिलेक्शन होता है। गवर्नमेंट के ऑफिसर होते हैं, गवर्नमेंट के सरकारी बंगलों में रहते हैं, है ना, और गवर्नमेंट से पेंशन मिलती है, लेकिन उनका हिंदू होना जरूरी है। उनका हिंदू होना जरूरी है, ये कानून में ही लिखा है। हाँ। तो ये कोई खास बात नहीं है, सब मजहबों के साथ ऐसे ही है, ये इंडिया का सिस्टम है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। सन 54 से ये भी लिखा हुआ है कि मुसलमान हो, लेकिन मुसलमान खाली होके क्या कर लेगा? वहां तो ये लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ स्टेट होगा। जो काशी विश्वनाथ टेम्पल ट्रस्ट है, उसके एक्ट में यूपी गवर्नमेंट के लिखा हुआ है कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज होंगे गवर्नमेंट के, 5 टॉप लोग, 5 प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, वो इसके ट्रस्टीज होंगे, उसी में से एक चेयरमैन होगा। डिविजनल कमिश्नर ऑफ वाराणसी एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ वाराणसी विल बी एक्स ऑफिशियल मेंबर्स, और उसमें नीचे नोट लिखा हुआ है कि अगर इनमें से कोई हिंदू ना हुआ तो नेक्स्ट फेलो जो ऑफिसर होगा वो होगा। तो ये देखिए, वहां तो ये, और यहाँ पर कौन है? जानवरों को डॉक्टर, रिटायर्ड तहसीलदार, ये लोग यहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप किसको दोष देंगे? देखिए, एक कम्युनिटी की बॉडी थी, अक्सर जो काम करने वाले हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं नॉर्मली वक्त के, वो मुसलमान ही होते हैं, और कानून बनने के बावजूद इसमें क्या, कहाँ चूक कहाँ? इसमें कानून कौन बनाता है? कानून तो गवर्नमेंट बनाती है ना, और ड्यूटी है गवर्नमेंट की कानून बना करके पार्लियामेंट से पास करवाना, तो गवर्नमेंट की तो है, वो कम्युनिटी की थोड़ी है। उसमें क्या, वही कम्युनिटी की बहुत गलतियाँ हैं, लेकिन एक्ट बनाने में क्या कम्युनिटी गलती, वो तो गवर्नमेंट की है। और वो भी आप 2 एक्ट बना रहे हैं, एक उधर एक्ट बना रहे हैं, एक इधर एक्ट बना रहे हैं, उधर कुछ और लिख रहे हैं, इधर कुछ और लिख रहे हैं आप। तो आप तो इसका तरीका सच्चर कमेटी ने ये सजेस्ट किया कि आपके पास ऑफिसर है नहीं, तो आप एक सेपरेट काडर बना दीजिए,
उसका नाम रखा जा सकता है इंडियन वक्फ सर्विस, जिस तरह से इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रिकमेंडेशन आप बिल्कुल वैसे ही करिए, यूपीएससी के जरिए सिलेक्शन करिए। वो पता चला कि गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने जी। तो हमने ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से आरटीआई में पूछा कि साहब आपने इसको क्यों रिजेक्ट किया, रीज़न बताइए। 3-4 साल पहले की बात है ये। अच्छा। और साथ साथ ये भी बताइए कि अगर ये सिस्टम आपने रिजेक्ट कर दिया तो क्या सिस्टम आप लगा रहे हैं कि हमेशा सीनियर मुस्लिम ऑफिसर मौजूद रहे सीईओ बनने के लिए। तो उन्होंने कहा कि साहब पहला वाला तो जवाब हम आपको देंगे नहीं, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन में नहीं आ रहा है। दूसरा हम ठीक है गौर कर रहे हैं। तो 5-6 साल हो गए गौर करते हुए, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और हमने फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में हम चले गए सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, वहाँ से ऑर्डर हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो रेलेवेंट फाइल है वो पूरी मुआयना करवाए ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया से। मैं थोड़ा सा बात को हटकर पूछूंगा कि अब हम इफेक्टिवनेस में आ जाएंगे जी। तो इफेक्टिवनेस में मुझे बताइए कि कहाँ रिफॉर्म्स की जरूरत है क्विकली। तो एक तो देखिए इंडियन वक्फ सर्विस बननी चाहिए। हाँ ठीक है साहब, ताकि मुसलमान ऑफिसर मौजूद हों वहाँ बनने के लिए। उसके ऊपर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ ने इंटरेस्ट लिया है। उन्होंने से इनको माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर को लिखा है कि ये काम होना चाहिए, बनाइए इंडियन वक्फ सर्विस, और कॉपी उसकी प्राइम मिनिस्टर को दिए। सुना है वो बातचीत चल रही है, शायद उम्मीद है कि हो जाएगा वो काम भी। मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो ऑफिसर्स, ठीक है ये होगा, लेकिन इनके क्या पावर्स होते हैं? बिकॉज हम देखते हैं कि बहुत सी वक्फ प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़माने से बहुत छोटे से मावजे पर लीज पे दी हुई है और उसका पूरा बेनिफिट भी नहीं मिलता है। ऐसे भी हालात हैं जहाँ पे रिसीव भी नहीं होता है। तो आप कानूनी दायरे में आप कौन सी तजवीज़ ऐसी हो सकती है जिससे ये पूरी सिस्टम, पूरा जो प्रॉपर्टीज़ है वो बिल्कुल अपने आज के स्तर पे, आज की मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसको रीवैम्प करके नए बेनिफिट्स वो दे सकें? जितनी बातें सच्चर कमेटी ने और जेपीसी ने कहीं मान ली जाए तो सब हो जाएगा। तो मसलन ये कि वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं दे आर सब्जेक्ट टू रेंट कंट्रोल एक्ट जी। पूरे मुल्क में 4-5 स्टेट्स ने वो एग्जेम्पशन दे दिया है, दैट इज़ गुड। लेकिन ये कि 64 साल में 4-5 ने दिया है, बड़ी मुश्किल से कहने सुनने से जी। तो अब बहुत हैं, अभी तो ज़्यादातर बाकी, तो कैसे होगा? सच्चर कमेटी और जेपीसी ने कहा कि इसी में लिख दो, वक्फ एक्ट जो है पार्लियामेंट का, उसी में लिख दो दैट वक्फ एक्ट विल ओवरराइड दिस रेंट कंट्रोल एक्ट, और रेंट कंट्रोल एक्ट का असर वक्फ प्रॉपर्टीज पे नहीं पड़ेगा। एक स्पेशल उसके बाद फिर कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज बैठी पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उन्होंने भी कहा हाँ ये होना चाहिए। वेरी नाइस। तब भी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने नहीं लिखा। ये ऐसा क्यों? आई डोंट नो क्यों नहीं लिखा, तब भी नहीं लिखा है। उसके ऊपर अब मामला जो है वो एक बात यहाँ पे मैं माफ़ी चाहता हूँ ज़फ़र महमूद साहब, यहाँ हमें सोचना चाहिए, चाहे वो मिनिस्ट्रीज़ हो, चाहे गवर्नमेंट्स हो, या ऑर्गेनाइजेशंस हो, या कम्युनिटी हो, ये पैसा गरीब कम्युनिटी के गरीबों का है। ये पैसा वो है जो उनके दर्द को कम कर सकता है, उनकी जिंदगियों में वो बदलाव ला सकता है जिस बदलाव के लिए ये सदियों से रुके हुए हैं, उन पे बदलाव नहीं आता है। और ये हक है उनका, ये कानूनी भी है, इस्लामी हक भी है, और जो मॉरल हक भी है। तो ये हक उनको जल्द से जल्द मिले। नाजरीन आप कहीं जाइएगा नहीं, ये दिलचस्प बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा, अभी लौट कर आऊंगा। नाजरीन आपका फिर एक बार इस्तकबाल है हम बदलेंगे देश बदलेगा पर। डॉक्टर ज़फ़र महमूद साहब, बहुत ही इंफॉर्मेटिव बातें आपने की, लेकिन अब यहाँ से आगे का सफ़र वक्फ प्रॉपर्टीज़ का कैसे होगा और कैसे राहत आएगी? जी, एक तो मैं आपको अर्ज कर रहा था कि जो रेंट कंट्रोल एक्ट है जी, उसमें वक्फ एक्ट में ही ये बात अमेंडमेंट कर देना है कि रेंट कंट्रोल एक्ट से मुस्तस्ना हो जाएंगे, एग्जेम्प्ट हो जाएंगे वक्फ प्रॉपर्टीज़, जो कि हुआ नहीं। लेकिन ये कि जो सेलेक्ट कमेटी है पार्लियामेंट की, राज्यसभा की सेलेक्ट कमेटी, उसने अभी रिपोर्ट 17 दिसंबर को दी है, वो टेबल भी हो गई राज्यसभा में। उसके बाद फिर अब वो गवर्नमेंट के पास गई हुई है। तो उसमें खाली रेंट कंट्रोल वाला नहीं, 10 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि सच्चर और जेपीसी ने कहे थे और ओरिजिनली इन्होंने नहीं माने थे, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने। वो हमने मामला टेकअप किया और 20 में से 10 पॉइंट उन्होंने मान लिए। बहुत बड़ा अचीवमेंट जी, बहुत खुदा का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र, उन्होंने मान ली 10 पॉइंट। और लेकिन बाकी 10 भी हमें छोड़ने नहीं है, इसलिए वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है। और उसमें
उसके साथ साथ इंडियन वक्फ सर्विस वाला भी है। जी। तो ये सब चीजें हैं, तवज्जो वक्त लगेगा आपके हिसाब से कि ये जो 10 पॉइंट आने के बाद कितनी सुधार हो जाएगी? ये तो देखिए ना, अच्छा कितनी सुधार हो जाएगी, कितनी सुधार वो तो काफी सुधार हो जाएगी। ऐसा ये दो चीजें हो जाएं, एक तो जो अमेंडमेंट्स होने हैं लॉ में वो हो जाएं, और दूसरी चीज ये कि इंडियन वक्फ सर्विस बन जाए, सीईओ बैठ जाए सब जगह कायदे से, कॉर्पोरेट तरीके से, एक बहुत ही अथॉरिटी से काम शुरू हो जाएगा, लेथार्जी खत्म हो जाएगी, लेथार्जी खत्म हो जाएगी। देखिए ऐसा है कि इतनी आमदनी वक्फ की हो सकती है जी कि खाली मुस्लिम कम्युनिटी नहीं, दूसरी कम्युनिटीज को भी एडवांटेज शुरू हो सकता है। कि जो प्रॉपर्टीज खाली नहीं होती हैं, जो डिफॉल्टर्स हैं, जहां पे होना चाहिए था कि एंकरोचमेंट्स हैं, तो वहां पर इफेक्टिवली इनकी अथॉरिटी पावर्स ऑफिसर्स के पास हैं आज नहीं है, तो फिर नहीं है वो एक्चुअली। तो वो क्या कोई कानूनी दाव पे चलते हैं, कोर्ट में जाना पड़ता है, बहुत ज्यादा उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहना पड़ता है, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास बहुत से काम होते हैं। हाँ। इस वजह से जेपीसी ने ये कहा था कि जो मजिस्ट्रियल पावर है वो आप सीईओ को ही दे दें, तो वो भी नहीं दी, वो नहीं मिली है अब तक, और इसमें भी आने से रह गई है। आपको ऐसा नहीं लगता है डॉक्टर महमूद साहब कि गवर्नमेंट के हक में है कि ये जो वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं उसका सुधार हो जाए और उससे रेवेन्यू जनरेट होनी शुरू हो जाए? बिकॉज ये डेड है, किसी का फायदा नहीं हो रहा है। जी डेड है, डेड इन्वेस्टमेंट, डेड इन द सेंस इफेक्टिव नहीं। 168 करोड़ खाली डेड नहीं है। हाँ, समझ लीजिए कि डेड तो तब है जब जमीन के नीचे पार्ट तो डेड हो गया। हाँ। लेकिन जमीन के नीचे जो जगह है उसको खोद के कोई और लिए जा रहा है। अगर तो गवर्नमेंट के हक में है कि गवर्नमेंट, क्योंकि कई किस्म की सब्सिडीज देती है, कई किस्म के स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, इसमें तो कोई सब्सिडी चाहिए नहीं, तो यहाँ इसमें तो कम्युनिटी अपनी चीज आप जैसे कह रहे हैं कि अगर ये काम हो जाए और लोग इसको समझने लगे और इसका सही बेनिफिट आ जाए, तो सिर्फ कम्युनिटी नहीं, आप कम्युनिटी के बाहर के दायरे में इंसानियत तक पहुंचकर आप कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी कैन render services to the other nationals of the India. Can be a giver to other communities. कितनी बड़ी बात है। तो ये बात को एम्फसाइज कोई कर रहा है गवर्नमेंट के पास, या आपको कैसे लगता है? साहब देखिए ऐसा है, गवर्नमेंट समझ रही होगी ये बात जरूर कि जब आदमी कहता है गवर्नमेंट, तो वही सोचता है कि ले करके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से और नीचे तक सारे मिलाकर के इसी में लगे। ऐसा नहीं होता है। कोई भी काम जो गवर्नमेंट में होता है वो 2 या 3 या 4 लोग करते हैं। बाकी जो पॉलिटिकल बॉसेस हैं ना, उन तक छनी छनाई बात बहुत थोड़ी से पहुंचती है। उनको समझा दिया साइन करवाते वक्त, हाँ साहब इसके अंदर ये लिखा तो साइन हो गया। आमतौर से बहुत कम उसके अंदर होता तो है, लेकिन बहुत कम ऐसे इशूज होते हैं जिसमें कि मिनिस्टर अपना माइंड अप्लाई करता है। अदरवाइज ले करके कानून बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना सब चीज़ गवर्नमेंट ऑफिसर करता है। तो एक सच्चर कमेटी ने ये भी कहा था, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन, कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स को सेंसिटाइज भी करने की ज़रूरत है। क्योंकि मुसलमान इतने पीछे हैं, उसमें गवर्नमेंट ऑफिसर को सेंसिटाइज भी करने की ज़रूरत है। तो अब आपका आगे अगला कदम क्या होगा यहाँ से? आप क्योंकि तो है 10 पॉइंट्स आने तक, आप व्हाट इज़ योर माइंड नाउ? ऐसा है कि हमने तो, मैंने आपको अभी अर्ज़ किया कि पूरा प्रेजेंटेशन कर दिया पूरे कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के सामने। उसके अलावा आई हैड ए वेरी डिटेल्ड डिस्कशन विद द वाइस प्रेसिडेंट हु इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, और उन्होंने पूरी बात बहुत अच्छी तरह से सुनी और समझी 20-25 मिनट। और उसके बाद सब लोग, बहुत लोग थे, करीब 40-50 लोग थे, सबके सामने डिस्कशन हुआ, वो मौजूद है वेबसाइट के ऊपर। तो और उसके बाद उसके तीसरे दिन उनके ऑफिस ने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को मेरा रिप्रेजेंटेशन भेजा कि साहब इसको कंसिडर किया, you have to consider, look into it। जी हाँ, वो है। उसके अलावा ये के रहमान खान साहब जो जेपीसी के चेयरमैन थे और वाइस चेयरपर्सन है राज्यसभा के, उनसे भी मेरा बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ। उन्होंने भी इस बात के ऊपर काफ़ी तवज्जो दी। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनसे भी बहुत, अपने एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उनसे बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ। ही हैज़ आल्सो रेफर्ड द मैटर हियर। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के साथ तो हमारा चोली दामन का साथ है। इतनी आरटीआई ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ जाती है, लगता है उनका 1-2 ऑफिसर इसी में लगे रहते हैं। पॉजिटिव नोट आप मुझे बताइए कि ये सारे एक्सरसाइज में ईयर्स ऑफ मेहनत, आप 5-7 साल से माशाल्लाह फोकस तरीके से लगे हुए हैं। कई रिफॉर्म्स कम्युनिटी के भलाई के लिए आपने कोशिश की। जो आरटीआई जब से आया आपने बहुत ही एक्टिव काम किया। तो आपको बेहतरीन चीज़ जो हमारे सिस्टम में है, इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम या हमारे माशरे में जो
मोस्ट पॉजिटिव एनर्जीज नजर आती हैं, उम्मीद की किरणें जो नजर आती हैं, वो कहाँ से नजर आती हैं? देखिए ऐसा है कि जो हमारे सिस्टम जो इंडिया का सिस्टम है, उसमें एक तो कोर्ट्स, हमारी अदालतें बहुत उम्दा रोल अदा करती हैं, दूसरा मीडिया जी, और तीसरा ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जी। ये तीन लोग मिल करके बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और इनसे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इनकी वजह से जो है जहाँ जहाँ मामला गड़बड़ भी हो रहा है वो भी सुधर करके सही रास्ते की तरफ वापस आता रहेगा। डॉक्टर सैयद ज़फ़र महमूद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू के साथ अपने काम को हमारे साथ शेयर किया। नाज़रीन, मुझे आदिल मोहम्मद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, जय हिंद।